देश की राजधानी दिल्ली जंतर मंतर का मैदान, चारों तरफ युवाओं का हुजूम और अचानक माहौल में गूंजती हैं कुछ ऐसी बातें जो राजनीति के सारे शिष्टाचार को तार तार कर देती हैं। देश के प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए भरे मंच से बेहद आपत्तिजनक शब्द कहे जाते हैं। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैलती है और हर कोई सन्न रह जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके कुछ ही समय बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो जारी करते हैं। बेहद शांत चेहरा, गंभीर आवाज और पीएम कहते हैं, मैंने उन नौजवानों को माफ किया, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न हो। पहली नजर में लगा कि मामला शांत हो गया और पीएम की इस दरियादिली की हर तरफ चर्चा होने लगी। लेकिन ठहरिए, कहानी में असली मोड़ तो इसके ठीक बाद आता है। मुंबई से एक ऐसी आवाज उठती है जो इस पूरी हमदर्दी के गुब्बारे की हवा निकाल देती है। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे मंच पर आते हैं और सीधे प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहते हैं, जो बोया है वही तो काट रहे हो। राज ठाकरे यही नहीं रुकते, वो साफ शब्दों में कहते हैं कि दूसरों की भी माएं होती हैं। पीएम पहले अपनी पार्टी की ट्रोल आर्मी को हद में रहने की सलाह दें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस वक्त पूरा देश पीएम के बयान की चर्चा कर रहा था, उसी वक्त राज ठाकरे ने बीजेपी पर इतना तीखा हमला बोल दिया। क्या यह सिर्फ एक सामान्य बयान था या इसके पीछे महाराष्ट्र और देश की राजनीति का कोई बहुत बड़ा दांवपेच छुपा है? क्योंकि बात अब सिर्फ जंतर मंतर पर दी गई एक गाली की नहीं रही। सवाल उस ट्रोल कल्चर पर खड़ा हो गया है जो पिछले 12 सालों से देश की राजनीति को जहरीला बना रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का माफी वाला वीडियो है तो दूसरी तरफ राज ठाकरे का वो तीखा सवाल जिसने सत्ता के गलियारों में खलबली मचा दी है। लेकिन जंतर मंतर पर आखिर ऐसा क्या हुआ था कि खुद प्रधानमंत्री को इंस्टाग्राम पर आकर वीडियो बनाना पड़ा और युवाओं को माफ करने की बात कहनी पड़ी? चलिए सबसे पहले इस पूरे विवाद की असली जड़ में चलते हैं। यह सब शुरू हुआ देश की राजधानी में नीट परीक्षा के विरोध प्रदर्शन से। अपने भविष्य की चिंता में डूबे हजारों छात्र जंतर मंतर पर जमा थे। मांगे जायज थी, लेकिन इसी भीड़ के बीच कुछ युवाओं के सिर पर ऐसा गुस्सा सवार हुआ कि वे मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ गए। भरे मन से देश के प्रधानमंत्री और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए बेहद घटिया और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया। जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर फैला, पूरे देश में उबाल आ गया। चाहे कोई किसी भी पार्टी का समर्थक हो, हर आम इंसान का यही मानना था कि राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी की माँ के लिए ऐसी भाषा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मामला बिगड़ते देख दिल्ली पुलिस तुरंत एक्शन में आई। डिजिटल दुनिया में गालियां देने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स को ट्रेस किया जाने लगा। कई लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई और लगा कि इन युवाओं का भविष्य अब जेल की सलाखों के पीछे बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फिर शुक्रवार की रात को वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो जारी किया। वीडियो में पीएम का चेहरा गंभीर था लेकिन आवाज शांत थी। उन्होंने कहा कि उनके और उनकी माँ के लिए जो बोला गया उससे उन्हें चोट पहुंची है, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने एक बड़ा दांव चला। पीएम ने कहा कि वो इन युवाओं की नादानी को समझते हैं, इसलिए इन्हें दिल से माफ करते हैं और प्रशासन से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कोई कठोर कदम न उठाया जाए। अब आप राजनीति के इस दांव को ध्यान से समझिए। इस एक वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री ने खुद को एक सख्त नेता के बजाय एक बड़े दिल वाले अभिभावक के रूप में पेश कर दिया। संदेश साफ था, तुम मुझे गाली दोगे, फिर भी मैं तुम्हें बच्चे समझकर माफ कर दूंगा। इंटरनेट पर उनके समर्थकों ने इसे पीएम का बड़प्पन बताया और देखते ही देखते पूरा माहौल बदल गया। गाली देने वालों की चौतरफा थू-थू होने लगी और पीएम मोदी का पलड़ा भारी हो गया। राजनीति का यह दांव पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में जा रहा था और वे प्रधानमंत्री की इस सहृदयता पर लोग उनकी तारीफ ही कर रहे थे कि ठीक उसी समय मुंबई में एमएनवीएस के 20वें स्थापना दिवस पर राज ठाकरे ने माइक संभाला और एक ऐसा सच बोल दिया जिससे पूरी बीजेपी असहज हो गई। मुंबई के उस सभागार में महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना यानी एमएनवीएस का 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। माहौल में युवाओं का भारी उत्साह था और मंच पर खड़े थे राज ठाकरे। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बहुत नाप तोल कर की। उन्होंने साफ कहा कि जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ वो 100% गलत है और वे खुद सी के भी खिलाफ इस तरह की घटिया बयानबाजी के सख्त खिलाफ हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इतनी नहीं थी। जैसे ही लोगों को लगा कि राज ठाकरे भी बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं, वहीं से उन्होंने अपनी बात का रुख बदल दिया। उन्होंने सीधा सवाल दागा कि अगर किसी नेता या उसकी मां के खिलाफ गलत बोलना अपराध है तो फिर यही नियम देश में सब पर एक समान लागू क्यों नहीं होता। राज ठाकरे ने सीधे प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा कि आपने कहा कि आपने युवाओं को माफ कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा अपने गिरेबान में भी झांक कर देखिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 12 सालों से देश में एक ऐसा माहौल बनाया गया है जहां इंटरनेट पर संगठित तरीके से गालियां माटी जाती हैं। राज ठाकरे के शब्दों में कहें तो पिछले 12 सालों से ट्रोलिंग का जो खेल आपने शुरू किया है, आज जो आप काट रहे हैं वो असल में आपने ही बोया था। यहाँ राज ठाकरे ने राजनीति की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिससे आज देश का एक बड़ा वर्ग परेशान है। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे सोशल मीडिया पर अलग अलग राज्यों में बाकायदा ऐसी टीमें बनाई गई हैं जिनका एक ही काम है विरोधी आवाजों को दबाना और उन्हें भद्दी भद्दी गालियां देना। उन्होंने मंच से सुनकर हैरान कर देने वाले नाम लिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल
जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और खुद प्रांतीय नेता। उन्होंने पूछा कि जब आपकी ट्रोल टीमें इन हस्तियों के खिलाफ दिन रात घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, तब यह मर्यादा कहाँ चली जाती है। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र का एक कड़वा सच सामने रखते हुए कहा कि आज कई कलाकार और विचारशील लोग सिर्फ इसलिए मुंह खोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें खौफ है कि सरकार की नीति पर सवाल उठाते ही ट्रोल सेना उनका जीना हराम कर देगी। राज ठाकरे की इस बात ने बीजेपी को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि जिस माफी वाले वीडियो से बीजेपी सहानुभूति बटोर रही थी, राज ठाकरे ने उसे दोहरे मापदंड का नाम दे दिया। राज ठाकरे ने सीधा प्रधानमंत्री से कहा कि अगर आप जंतर मंतर के युवाओं को माफ कर सकते हैं तो अपनी पार्टी के नेताओं और इस इंटरनेट सेना को भी हद में रहने का निर्देश दीजिए, क्योंकि जैसे आपकी माँ है वैसे ही दूसरों की भी माएं हैं। सोचिए जरा, इस एक लाइन ने पूरी राजनीति के दोहरेपन का नकाब उतार कर फेंक दिया। यहाँ असली मोड़ आता है। पिछले एक दशक में भारत की राजनीति में एक नया हथियार पैदा हुआ है जिसे हम IT सेल या इंटरनेट सेना कहते हैं। शुरुआत में इसे सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने और चुनावी हवा बनाने के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे यह हथियार इतना खतरनाक हो गया कि अब इसका इस्तेमाल केवल मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले की निजी जिंदगी और परिवार को निशाना बनाने के लिए होने लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या पार्टियां इन ट्रोल करने वालों को खुद निर्देश देती हैं? जवाब है हाँ भी और ना भी। राजनीतिक दल ऐसी फौज खड़ी तो कर देते हैं, लेकिन जब यह भीड़ आक्रामक हो जाती है तो खुद नेताओं का भी इस पर से नियंत्रण खत्म होने लगता है। आज आलम यह है कि जो हथियार दूसरों पर वार करने के लिए बनाया गया था, वही घूमकर अब खुद के चेहरे पर आ लग रहा है। महाराष्ट्र में ही पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए जहां किसी कलाकार, पत्रकार या आम नागरिक ने जैसे ही सत्ता के खिलाफ कोई छोटी सी टिप्पणी की, वैसे ही उस पर हजारों की तादाद में इंटरनेट ट्रोल टूट पड़े। जंतर मंतर पर जो हुआ वो निसंदेह निंदनीय था, लेकिन जब वही गालियां विरोधी नेताओं की माताओं या दिवंगत राष्ट्रीय नायकों को दी जाती हैं, तब नेताओं की चुप्पी साबित करती है कि राजनीति में नैतिकता सिर्फ सुविधा का सामान बनकर रह गई है। लेकिन राज ठाकरे अचानक बीजेपी पर इतने आक्रामक क्यों हुए? क्या यह सिर्फ जंतर मंतर का जवाब था या इसके पीछे महाराष्ट्र की भावी राजनीति का कोई बड़ा खेल छुपा है? अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को करीब से समझते हैं तो आप जानते होंगे कि राज ठाकरे का रुख कभी भी यूं ही नहीं बदलता। उनके हर बयान के पीछे एक गहरा राजनीतिक गणित होता है और इस बार इसकी वजह छिपी थी उस मंच में जहाँ से वे बोल रहे थे। उनकी अपनी पार्टी की छात्र शाखा यानी MNVS का 20वां स्थापना दिवस। सामने बैठा था महाराष्ट्र का युवा, वो नौजवान जो नौकरियों की तलाश में परेशान है, जो पेपर लीक से जूझ रहा है और जो इस डिजिटल दुनिया में दिन रात सांस लेता है। राज ठाकरे जानते हैं कि आज का दौर पुरानी राजनीति का नहीं रहा। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से साफ कहा, हमने टेलीग्राम के जमाने से लेकर इंस्टाग्राम तक का सफर देखा है। आज की युवा पीढ़ी यानी जेनजी क्या चाहती है, हमें यह समझना ही होगा। उन्होंने याद दिलाया कि जेनजी सिर्फ मुंबई या पुणे जैसे बड़े शहरों में नहीं है, बल्कि ग्रामीण महाराष्ट्र के गाँव-गाँव में आज का युवा एक्टिव है। नीट की परीक्षा देने वाले छात्र कौन है? यही आज की नई पीढ़ी के युवा। जंतर मंतर पर गुस्सा जताने वाले भी यही युवा थे। राज ठाकरे समझ चुके हैं कि अगर इस समय इन युवाओं के गुस्से को समझा नहीं गया और बीजेपी के दोहरे रवैये पर सवाल नहीं उठाया गया तो MNS युवाओं के इस बड़े वर्ग से कट जाएगी। इसीलिए नीट से परेशान युवाओं का साथ देने और बीजेपी की ट्रोल आर्मी की पोल खोलने का यह दांव एक साथ खेला गया। राजनीतिक बयानबाजियां अपनी जगह है, लेकिन इस पूरी गाली गलौज और ट्रोल कल्चर का असली नुकसान किसे उठाना पड़ रहा है? इसका सीधा और कड़वा जवाब है देश के आम नागरिक और उस युवा को जो अपने बेहतर भविष्य के सपने देख रहा है। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब टीवी चैनलों और इंटरनेट पर दिन रात इस बात पर घमासान होता है कि किसने किसे क्या गाली दी या किसकी ट्रोल सेना कितनी जहरीली है, तब देश के असली मुद्दे कहाँ गायब हो जाते हैं? क्या जंतर मंतर पर जमा हुए नीट के उन लाखों छात्रों की परेशानी खत्म हो गई? क्या देश में बढ़ती बेरोजगारी, बार बार होते पेपर लीक और आसमान छूती महंगाई का कोई पक्का समाधान निकल आया? बिल्कुल नहीं। जब जब देश का युवा असल सवालों पर जवाब मांगने लगता है, तब किसी न किसी विवाद को इतना बड़ा बना दिया जाता है कि बुनियादी मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। डिजिटल दुनिया के इस दौर में हमें यह पहचानना होगा कि हम किसी राजनीतिक दल का मोहरा न बने। जब हम सोशल मीडिया पर अंधी नफरत फैलाने लगते हैं तो हम जाने अनजाने उसी ट्रोल कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं जो आज देश के माहौल को खराब कर रहा है। चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, जब तक आम जनता और युवा इस गाली गलौज के शोर शराबे से ध्यान हटाकर रोजगार, शिक्षा और अपने अधिकारों पर कड़े सवाल नहीं पूछेंगे, तब तक यह चक्र ऐसे ही चलता रहेगा। आज हमें यह सोचने की सख्त जरूरत है कि जिस देश में कभी विचारों का मतभेद होने के बावजूद गरिमा बनी रहती थी, क्या अब वहाँ केवल गाली और बदजुबानी ही बची है? इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? क्या राज ठाकरे का यह हमला सही था या यह भी सिर्फ एक राजनीतिक चाल है? अपनी बात नीचे कमेंट में जरूर लिखिए और इस निष्पक्ष विश्लेषण को अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए।